हेलो स्टूडेंट्स। हम आज सी में अपना पहला प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। अभी तक हमने थ्योरेटिकल हिस्सा पढ़ा। वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल नेम्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, वेरियस डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जैसे कि अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े। और उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट्स इन सी, फॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस और उनके एग्जांपल्स देखे। प्रिंटफ, स्कैनफ को भी पिछली क्लास में हमने पढ़ा। अब इन सब का उपयोग करते हुए हम बहुत ही साधारण से प्रोग्राम लिखेंगे बेस्ड ऑन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी डिटेल में पढ़ा, एक्सप्रेशन एंड देयर टाइप्स, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लॉजिकल बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है, प्राथमिकता क्रम क्या होता है, किस तरह से हम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये हमने अभी तक के लेक्चर्स में देखा और समझा। इन सब का उपयोग कर हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे आज। तो द फर्स्ट सी प्रोग्राम, each instruction in a C program is written as a separate statement. Therefore a complete C program will comprise of a series of statements. Any C program is nothing but a combination of functions main, printf and scanf. Are such functions, empty parenthesis after main is a must. The set of statements belonging to a function are enclosed within a pair of braces. कहने का मतलब यह है कि सी प्रोग्राम एक्चुअल में कुछ फंक्शंस का समूह है। कौन कौन से फंक्शंस? मेन, प्रिंटफ, स्कैनफ आदि। प्रिंटफ और स्कैनफ, प्रिंट एफ तो आउटपुट के लिए काम मिलेंगे, स्कैनफ इनपुट करवाना हो तो काम मिलेंगे। और मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। मेन के आगे जो पैरेंथेसिस है, ये जो खाली कोष्टक है, ये लिखना आवश्यक है। अच्छा, दूसरा, मेन से शुरू होगा प्रोग्राम और उसका एक ओपनिंग ब्रेसेस होगा और एक क्लोजिंग ब्रेसेस होगा। अभी हम एक उदाहरण भी लेंगे। मैंने लिखा और पिछली क्लास में बताया भी था कि प्रिंटफ स्कैनफ काम में लेना है तो हमें stdio.h नाम की फाइल को इंक्लूड कराना है इंक्लूड के द्वारा। इसी तरह यदि आपने प्रोग्राम में और भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस काम मिल गए हैं तो conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करवा देना है। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस जो मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो math.h फाइल को इंक्लूड कराना है। अगर मान लीजिए आपने sqrt फंक्शन है, exp फंक्शन है, abs फंक्शन है, इनको काम में लिया है अपने प्रोग्राम में, तो ये कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस है तो ये कहाँ आपको मिलेंगे? math.h में। तो इस math.h फाइल को भी इंक्लूड करवा देना है हैश इंक्लूड के द्वारा। और कोई भी फाइल इंक्लूड कहाँ करवानी है प्रोग्राम में? इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रोग्राम के बिगनिंग में हैश इंक्लूड के द्वारा stdio.h अथवा conio.h अथवा math.h अथवा ये सारी इंक्लूड करवानी है इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम हमारा सी का शुरू होगा मेन से, मेन के आगे खाली कोष्टक लिखना है और फिर पूरा प्रोग्राम इन दो ब्रेसेस के मध्य में लिखना है। मान लीजिए मेरे प्रोग्राम का ये पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट 2, देन स्टेटमेंट 3। तो हर एक स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन लिखना भी जरूरी है। तो मेरा प्रोग्राम यहाँ से शुरू है। अब आप पूछेंगे ये क्या लिखा पहला लाइन? तो ये लिखा कमेंट स्टेटमेंट। सी में हम ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो सी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको स्लैश स्टार के मध्य में लिखना होगा। स्लैश स्टार लिखा। अब यहाँ हम अपने कोई भी कमेंट, कोई रिमार्क यहाँ लिख सकते हैं, फिर स्टार और स्लैश लगाकर उसको बंद कर दिया। यानी स्लैश और स्टार, स्टार और स्लैश, इसके बीच में हम अपना कमेंट या रिमार्क लिख सकते हैं।
सी का कंपाइलर इस कमेंट को इग्नोर करता है। सी का कंपाइलर इसमें कोई एरर नहीं ढूंढेगा, वो इसको इग्नोर करेगा। तो हम इसमें मनचाहे तरीके से लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कमेंट या रिमार्क। तो जनरली हम अपना ऑथर का नाम या अपना प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं, ये किस चीज का प्रोग्राम है उसको भी लिख सकते हैं, या ये स्टेटमेंट किस पर्पज से लिखा गया है वो भी हम कमेंट में लिख सकते हैं। तो कमेंट या रिमार्क लिखना हो सी प्रोग्राम में तो हमें क्या करना होगा, स्लैश स्टार से शुरू करना है, कमेंट लिख देना है, स्टार और स्लैश लगाकर बंद कर देना है। हैश इंक्लूड के द्वारा फाइल्स इंक्लूड करनी है, मेन से स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद जब ब्रेसेस, ये बिग ओपनिंग ब्रेसेस और ये क्लोजिंग ब्रेसेस, ये प्रोग्राम का अंत बता रहा है। Any variable used in the program must be declared before using it. Any C statement always ends with a semicolon. Blank space may be inserted between two words to improve the readability of a statement. However, no blank space are allowed within a variable, constant, or keyword. All statements are entered in small case letters. Comment about the program should be enclosed in this. Any number of comments can be given at any place in the program. Comment cannot be nested. तो अभी जो हमने पढ़ा उसका मतलब यह है कि एक तो सी का हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से खत्म होगा, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, वेरिएबल का नाम या कांस्टेंट या रिजर्व वर्ड्स लिखते वक्त ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना है। कमेंट यदि हमें लिखना है प्रोग्राम में तो कमेंट कहीं भी कितनी भी बार लिखा जा सकता है प्रोग्राम के बीच में। कमेंट लिखने के लिए अब जैसा मैंने बताया, स्लैश और स्टार के मध्य में लिखना है, स्लैश और स्टार से शुरू करा और स्टार और स्लैश पे खत्म करना है। कितने भी कमेंट लिखे जा सकते हैं। कमेंट कैन नॉट बी नेस्टेड, अर्थात एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट नहीं हो सकता। जैसे ये उदाहरण लिखा मैंने, ये कमेंट यहाँ से शुरू है, स्क्रीन पे देखिए जब पॉइंटर मूव कर रहा है यहाँ से ये कमेंट शुरू है, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। फिर यहाँ कमेंट खत्म करने के बजाय मैंने एक खत्म किया और दूसरा कमेंट भी और यहाँ शुरू करके लिख दिया और यहाँ खत्म कर दिया। यानी एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट नहीं हो सकता। नेस्टिंग इज नॉट अलाउड ऑफ कमेंट। A comment can be split over more than one line. हाँ, ये जरूर हमको अलाउ है सी में कि कमेंट को एक से अधिक लाइन में तोड़ा जा सकता है। एक ही कमेंट है, देखिए उदाहरण में यहाँ से शुरू हुआ और अगली लाइन में खत्म हुआ, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, और अगली लाइन में लिखा यूज स्कैन एफ। तो कमेंट यहाँ से शुरू है, स्लैश स्टार दिख रहा है, ये यहाँ से शुरू है और स्टार स्लैश पे यहाँ खत्म है, दो लाइन में कमेंट लिखा है। अर्थात कमेंट कैन बी स्प्लिट ओवर मोर देन वन लाइन, बट कमेंट कैन नॉट बी नेस्टेड। एक कमेंट के भीतर दूसरा कमेंट नहीं हो सकता, ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं एक एक्चुअल प्रोग्राम लिखने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही साधारण सा, विदाउट प्रिंटफ, विदाउट स्कैनफ। कमेंट लिखा मैंने, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। हमें दो नंबर का सम करना है, तो निश्चित रूप से हमें तीन वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल में एक नंबर स्टोर होगा, दूसरे वेरिएबल में दूसरा नंबर स्टोर कराएंगे और इन दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उसको किसी अन्य वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। तो कुल तीन वेरिएबल चाहिए। हम उन तीनों वेरिएबल को प्रोग्राम में काम में लेने से पहले डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर मतलब उनकी टाइप डिक्लेयर करेंगे कि वो इंटीजर है अथवा रियल है अथवा कैरेक्टर टाइप का है। तो मैंने ये माना है कि दो वेरिएबल है ए और बी, दोनों कैसे इंटीजर टाइप के। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर टाइप का आएगा, और उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया सम। ए में इनपुट करवाना है डेटा, बी में भी इनपुट कराना है, और ए और बी को जोड़ने पर अर्थात प्रोसेसिंग पे जो रिजल्ट आएगा वो हमें स्टोर करवा देना सम नाम के वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ लिखा ए इक्वल्स टू 2, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से ए में क्या स्टोर करा दिया 2, इसी तरह बी में स्टोर करा दिया 3, बी इक्वल्स टू 3। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में एक वेरिएबल है सम, राइट में एक एक्सप्रेशन है।
तो इस एक्सप्रेशन को जब भी हल करते हैं तो वैल्यू जो आएगी वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में स्थित वेरिएबल में जाएगी, अर्थात ए और बी को जोड़ने पे क्या है 2 + 3 अर्थात 5 कहाँ स्टोर हो गया सम नाम के वेरिएबल में। आपने ये भी देखा हर एक के अंत में सेमीकोलन का प्रयोग किया जा रहा है। अब हमने लिखा प्रिंटफ आउट। अब ये जो सम नाम की लोकेशन है मेमोरी में वहां स्टोर हो गया 2 + 3 अर्थात 5। अब हमें क्या करना है स्क्रीन पर आउटपुट प्राप्त करना है। तो मैंने लिखा प्रिंटफ और प्रिंटफ कैसा लिखा डबल कोटेशन शुरू किया सम इक्वल्स टू %d डबल कोटेशन 1 कॉमा सम। %d तो कंट्रोल स्ट्रिंग है, यहाँ कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी इस सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले होगी। और ये जो कोटेशन डबल कोटेशन में सम इक्वल्स टू लिखा है ये जो का त्यों डिस्प्ले होगा, अर्थात आउटपुट स्क्रीन पे हमें मिलेगा सम इक्वल्स टू 5। आउटपुट क्या मिलेगा सम इक्वल्स टू 5। परसेंट की जगह क्या आ जाएगा इस वेरिएबल की वैल्यू, तो इस वेरिएबल की वैल्यू है 5 तो यहाँ आ जाएगा 5। सॉरी। अभी तक इस पिछले प्रोग्राम में हमने इनपुट के लिए स्कैनफ काम में नहीं लिया, आउटपुट के लिए हमने प्रिंटफ काम में लिया था। तो उससे हो क्या रहा था कि जितने भी बार हम इस प्रोग्राम को रन करते थे हमें एक ही रिजल्ट प्राप्त होता था, क्योंकि वैल्यूज जो ए और बी में थी वो फिक्स हो गई थी। हम उनको एग्जीक्यूशन के समय इनपुट नहीं करवा रहे थे, वो पहले से असाइंड थी विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वो फिक्स थी वैल्यूज। जितनी भी बार आप उसको रन करेंगे एक ही रिजल्ट मिलेगा। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी प्रोग्राम रन हो कंप्यूटर हमसे दो वैल्यू पूछे और उसके अनुसार उनका सम करके रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाए। तो इसका मतलब हमें स्कैनएफ का यूज करना पड़ेगा इनपुट के लिए, क्योंकि स्कैनएफ इंटरेक्टिव फीचर्स रखा है। हमसे वैल्यू मांगेगा कंप्यूटर और हम वैल्यू देंगे। तो हमने क्या करा प्रोग्राम में कमेंट लिख दिया हैश इंक्लूड से फाइल इंक्लूड कर दिया stdio.h मेन से शुरू करा, ओपनिंग ब्रेसेस लगाया और सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ए बी और सम। तीन वेरिएबल हैं, ए और बी में इनपुट करवाना है, सम हमें कैलकुलेट करना है। तीनों इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए। प्रिंटफ लिखा, डबल कोटेशन में हमने एक मैसेज लिख दिया, जब एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो ये मैसेज जोंकाते हुए स्क्रीन पर दिखाई देगा एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू। और इसके बाद हमने तुरंत बाद क्या लिखना है स्कैनएफ और %d दो बार, क्योंकि %a और %b हमने लिखा ए में वैल्यू देनी है और बी में देनी है, तो %, के संग ए और %, के संग बी। अब चूंकि ए और बी इंटीजर है तो हमने यहाँ परसेंट स्ट्रिंग काम में ली, और चूंकि दो वेरिएबल है ए और बी तो दो बार ली। तो जब एग्जीक्यूशन के समय कंट्रोल यहाँ रुक जाएगा तब तक रुका रहेगा इस स्कैनएफ पे जब तक हम कीबोर्ड से दो वैल्यू नहीं दे देते। जो दो वैल्यू इनपुट करेंगे पहली वैल्यू ए में जाएगी, अगली वैल्यू बी में जाके स्टोर हो जाएगी। मान लीजिए मैंने अभी ए में स्टोर करा 4 और बी में स्टोर करवा दिया 5। पहली वैल्यू इनपुट करी 4 जो कि ए में स्टोर हो गई, अगली वैल्यू इनपुट करी 5 जो कि बी में स्टोर हो गई। तो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी जब एग्जीक्यूट होगा तो हमें ए और बी का सम अर्थात 4 + 5 का सम अर्थात 9 प्राप्त होगा, और वो 9 का स्टोर हो जाएगा सम नाम के वेरिएबल में। हमने चूंकि मेमोरी में सम नाम की लोकेशन पे स्टोर हो गया 9, अब हमें आउटपुट पर ये देखना है कि सम नाम की लोकेशन में क्या स्टोर हो रखा है। आउटपुट प्राप्त करना है तो वो प्रिंटफ से कर सकते हैं। तो हमने लिखा प्रिंटफ सम इक्वल्स टू %d कोटेशन 1 कॉमा सम। तो ये सम इक्वल्स टू तो ज्यों का त्यों आएगा और %d की जगह सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो सम नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू है 9, तो ये हमें आउटपुट क्या मिलेगा सम इक्वल्स टू 9। देखिए जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये जो मैसेज था एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, ये जो का त्यों डिस्प्ले होगा एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, और कर्सर इसी जगह ब्लिंक करता रहेगा इस इक्वल्स टू के निशान के बाद। फिर क्या होगा जब स्कैनर एग्जीक्यूट होगा तो आप जो पहली वैल्यू दोगे वो यहाँ दिखाई देगी, फिर आपको स्पेस बार दबा के कीबोर्ड से दूसरी वैल्यू इनपुट करनी है। जब दो वैल्यू इनपुट करवा देंगे तो एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने पे क्या हुआ मेमोरी में ए और बी का सम स्टोर हो गया। फिर जब अगले स्टेटमेंट पे कंट्रोल आएगा तो क्या होगा प्रिंटफ के कारण आउटपुट पे दिखाई देगा, आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा सम
इक्वल्स टू 9, सम इक्वल्स टू, इस परसेंट डी के लिए क्या दिखेगा, इस सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू, अर्थात सम इक्वल्स टू 9। स्क्रीन पे दिखा सम इक्वल्स टू 9। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पहला प्रोग्राम लिखा हमारा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ और स्कैनफ। और हमें ये भी ध्यान रखना है प्रिंटफ स्कैनफ हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जनरली इसमें अधिक हमें स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करना है। अगर हमने कैपिटल में प्रिंटफ स्कैनफ लिखा तो वो अलग मीनिंग रखेगा। हमें क्या करना है, प्रिंटफ और स्कैनफ स्मॉल लेटर्स में लिखना है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम प्रिंटफ स्कैनफ काम में ले रहे हैं तो इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम हमें stdio.h नाम की फाइल को इंक्लूड करवा देना है। अगर गेट सी एच पुट सी एच भी काम में लेते तो हमें क्या करना होता, conjo.h भी इंक्लूड करानी होती। अगर हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन, प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शन काम में ले रहे होते, बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन काम में ले रहे होते, तो हमें math.h नाम की फाइल भी इंक्लूड करवानी होती। अभी चूंकि मैंने प्रिंटर स्कैनर काम में लिया था इस प्रोग्राम में, तो मैंने हैश इंक्लूड की मदद से stdio.h फाइल को इंक्लूड कराया था in the beginning of the program. Okay, thank you.